अस्सलाम वालेकुम। बर वक्त टीवी के प्रोग्राम बर वक्त के मेहमान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शाज़ेब खलील। और जैसे कि जनाब आपको पता है कि बर वक्त के मेहमान प्रोग्राम की खासियत ये है कि इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात कराते हैं कोयटा से ऐसे मकबूल आर्टिस्ट की या फिर ऐसे मकबूल लोगों की जो कि अपनी लाइफ में कोई ना कोई अच्छा काम ज़रूर कर रहे होते हैं और जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा मकबूल होते हैं। सो जनाब आज हमारे बर वक्त के मेहमान जो बनने जा रहे हैं या जो बन चुके हैं वो हैं ताहा अयूबी साहब, जो कि अपनी सिंगिंग की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। और अगर हम सोशल मीडिया की बात करें, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बात करें, तो जहाँ तक टिकटॉक की बात है तो टिकटॉक पे ये बहुत ज़्यादा इन दिनों फेमस हैं। और इनका जो गाना है, इनका जो बाकी आप अगर किसी सिंगर को सुनते हैं तो उसकी खूबसूरती ये होती है कि उसके जो वो गा रहा होता है उसमें जो फील होती है उस फील को जो है आप बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे होते हैं। तो ये जो ताहा अयूबी जो साहब जो गाना गाते हैं, तो मैं ज़्यादा इनका इंट्रोडक्शन इसलिए करवा रहा हूँ कि ताकि आप जो है इनसे रूह शनास हो जाएं। सो जनाब आज के प्रोग्राम में हमारा साथ जो मेहमान बने हैं वो हैं ताहा अयूबी साहब। सो अस्सलाम वालेकुम ताहा, कैसे हैं? तबीयत? वालेकुम अस्सलाम शाज़ेब भाई, आप कैसे हैं? आपकी तबीयत अच्छी है? सर अल्लाह का करम है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बर वक्त के मेहमान के लिए हमें टाइम दिया, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया तो आपका करना चाहिए शाज़ेब भाई, आपने इनवाइट किया, हमें बुलाया, इज़्ज़त बख्शी। बस सर हमारी कोशिश रहती है कि कोयटा से जो टैलेंटेड लोग हैं उनको जो है बर वक्त के मेहमान में हम जो है दावत दें और वो हमारे शो का हिस्सा बने। सो जनाब जैसे कि मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ किया है कि जहाँ तक ताहा अयूबी की बात की जाए तो ताहा जो हैं एक बहुत अच्छे सिंगर हैं और साथ साथ ये अपनी एजुकेशन को भी जारी और सारी रख रहे हैं। और इन दिनों मैंने इनको डिस्टर्ब किया तो उसके लिए भी सर हम आपसे माजरत करते हैं। कोई बात नहीं है, बड़ी खुशी हुई आपने बुलाया, बहुत अच्छा लग रहा है, आप खुद बड़े अच्छे इंसान। नहीं सर, आपकी मेहरबानी, आपकी ज़रा नवाजी है। सर मेन चीज़ में आपसे टॉपिक पे आते हैं कि सिंगिंग आपने कैसे ये फील्ड चूज़ की? मुझे बचपन से ही शौक़ था शाज़ेब भाई सिंगिंग करने का, और उसके अलावा फिर मेरे फादर उन्होंने भी काफ़ी सिंगिंग की पीटीवी में। बिल्कुल। और फिर मेरे कुछ जो टीचर्स थे जो मेरे फादर के थ्रू जिनसे मेरा लिंक बना, तो उनको देख देख के, उनको सुन सुन के मेरे अंदर टैलेंट तो था ही, बिल्कुल, लेकिन बस वो पॉलिश जो है आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है और वही लोग कर रहे हैं और मैं लगा हूँ। बिल्कुल जाहिर सी बात है, हर बंदे में कोई ना कोई टैलेंट ज़रूर मौजूद होता है। और ये मैं अगर टैलेंट की बात करूँ तो मैं बोलता हूँ ये बाय बर्थ होता है। बेशक, ये कहीं से आप तो कोई किसी ट्रेनिंग से या फिर कोई आप कहीं से सीख नहीं सकते। बिल्कुल 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 ऐसे। उसके अलावा जहाँ तक सिंगिंग की बात करें तो सिंगिंग में अमूमन जो है कोई ना कोई ऐसा बंदा होता है जो कि आपको इंस्पायर कर रहा होता है, आपकी इंस्पिरेशन होती है। बहुत सी दफ़ा आपके ऐसे सिंगर्स होते हैं जिनको आप फॉलो भी कर रहे होते हैं लाइफ में हर हिसाब से, या उनकी जो आप गाने का स्टाइल कॉपी कर रहे होते हैं या फिर आप उनका कोई भी चीज़ जो होती है ना जो आपको इंस्पायर कर रही होती है। तो ऐसा कौन सा सिंगर है जिसको जो है आप कॉपी तो मैं नहीं कह सकता कि मतलब इंस्पिरेशन है, तो जाहिर सी बात आप कुछ ना कुछ उनसे ज़रूर सीख रहे होंगे। मैं लफ्ज़ों की अदायगी मोहम्मद रफ़ी साहब से सीखता हूँ हमेशा। जब भी मुझे कोई गाना या मैं कोई गाना सिंग कर रहा होता हूँ और मुझे उसके लफ्ज़ समझ नहीं आते हैं कि इसको कैसे अदा करना है, क्योंकि बड़ा टेक्निकल ये पॉइंट होता है एक सिंगिंग में कि वो हमारे जो टीचर्स थे वो हमें समझाते थे कि बोल दिया, लय दिया और ताल दिया। तो बोल दिया मीन्स कि जो है आपने जो कहना है कि लफ्ज़ को किस तरह अदा करना है कि वो लोगों के दिलों पे लग जाए और दिलों को छू जाए। तो जो अपने बोल है वो मैं मोहम्मद रफ़ी साहब से, फिर उसके बाद गाने का जो स्टाइल है, जो कहाँ पर मिठास लानी है, कहाँ पर जो है ज़रा सा रॉक करना है म्यूज़िक को या अपनी वॉइस को, तो वो जो है मोहम्मद रफ़ी साहब। बिल्कुल। जहाँ तक आर्टिस्ट की बात करें तो कहते हैं कि अमूमन आर्टिस्ट जो होते हैं नेचर लवर होते हैं और नेचर से बहुत ज़्यादा उनको लगाव होता है। आप कौन कौन से गाने हैं जो कि आप बहुत ज़्यादा गाते हैं, अमूमन गुनगुनाते हैं? वैसे तो मैं अमूमन गाने गाता ही रहता हूँ क्योंकि मुझे बड़ा शौक है गाने का। आपको टिकटॉक पे फॉलो करते रहते हैं? जी जी, तो आप यूट्यूब पे अगर चेक करें तो आप राग मल्हार जो है सर्च करें, फिर उसी से रिलेटेड उसमें सॉन्ग्स आ जाते हैं जिन्हें जो है मैं सुनता हूँ। तो वो एक बारिश और वो प्लस वो राग, इन दोनों का कॉम्बिनेशन सकून। अच्छा, मतलब उनका आपस में कोई कनेक्शन है, कोई कनेक्शन है, तालमेल है। जी जी, तालमेल है उनका आपस में, जिस तरह चकोर का चांद के साथ है। जी बेशक बेशक, चांद जो है और चकोर उनका बहुत आपस में कोई गहरा ताल्लुक होता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही।
ठीक है जनाब, प्रोग्राम में बातें तो होती रहेंगी, हम कुछ मेरी बातें होंगी, कुछ हमारी बातें होंगी और कुछ तहा अयूबी साहब की भी बातें होंगी। सो जैसे सिंगिंग की बात हो रही है, गुलकारी की बात हो रही है, तो क्यों ना तहा अयूबी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि कोई अपना फेवरेट ट्रैक जो कि वो अक्सर गुनगुनाते हैं या फिर जब उनका दिल बहुत ज़्यादा खुश होता है, जब मौसम बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है, तो वो उस ट्रैक को जो है गुनगुनाते हैं। तो हम इनसे रिक्वेस्ट करते हैं, तहा क्या सुनाना चाहेंगे हमारे देखने वालों को? मेरे एक बड़े फेवरेट आर्टिस्ट हैं पाकिस्तान के, अहमद जानजेब भाई। जी जी। तो मैं उनका एक सॉन्ग जो है सुनाना चाहूँगा। सितारा सी जिन्हें कहते हो वो आँखें तुम्हारी हैं, जिन्हें तुम कहते हो वो बाहें तुम्हारी हैं, जिन्हें तुम फूल सी कहते हो वो बाहें तुम्हारी हैं। कहो एक कुछ भी हमारे पास है, सब कुछ तुम्हारा है। कहो एक कहो एक क्या बात, बहुत शुक्रिया, बहुत खूब, बहुत आला। और जनाब वो कहते हैं ना कि एक माहौल बनाना जो है एक आर्टिस्ट के हाथ में होता है, और बिल्कुल इसी तरह तहा अयूबी ने जो है ना गिटार बजा के और साथ साथ अपनी आवाज़ का जो है जादू जगा कर जो है एक प्रोग्राम को जो है बहुत ज़्यादा चार चांद लगा दिए। और बिल्कुल ठीक उसी तरह जैसे कि जनाब गिटार और सिंगिंग आपस में जो है बहुत ज़्यादा इनका आपस में कनेक्शन है। तो तहा ये पूछना चाहूँगा कि गिटार भी आपने किसी से सीखा है या फिर? गिटार मेरे गिटार के टीचर हैं, उनका नाम है उस्ताद ज़फ़र अली ख़ान साहब। अच्छा अच्छा। जो कि मरहूम सादिक अली ख़ान साहब के बेटे हैं। और उसके अलावा मेरे फादर कामरान अयूबी, अच्छा, उनसे भी मैंने काफ़ी टिप्स लिए हैं, क्योंकि उन्हें भी नोट्स और म्यूज़िक का काफ़ी उन्हें जानकारी है, तो उनसे भी मैं सीखता रहता हूँ, कुछ ना कुछ ट्रेनिंग करते रहते हैं वोकल के लिए, वो मुझे बताते रहते हैं। तो अभी भी आप ट्रेनिंग के मरहले में हैं या फिर तकरीबन सीख चुके हैं? क्योंकि मैं देख रहा था बहुत अच्छा आप बजा रहे हैं। शाजिब भाई ऐसा है कि ये काम कंप्लीट तो कोई करता ही नहीं है। जिस दिन ये किसी ने पूरा कंप्लीट कर लिया उस दिन वो फ्लॉप हो जाते हैं क्योंकि उसे सब आ जाता है। बस ये सीखता रहता है, और जो जितना सीखता रहता है उतना वो परफॉर्म करता रहता है, उतना वो उसे, क्योंकि ये ख़त्म नहीं होता है। बिल्कुल, मतलब इसका कोई बैरियर नहीं है कि आप बोलो कि बस मैं जो है फुली परफेक्ट हूँ, मैंने जो है 100% इस काम को सीख लिया है। बेशक ये बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है, मतलब फुली आप जो है इसे कंप्लीट कभी भी कर ही नहीं सकते। दुनिया का 12वां इल्म है, ठीक है, तो यकीनन ऐसे ही होगा। गिटार के हवाले से ये तो आपने बात कर दी, सिंगिंग के हवाले से भी आपका यही ख्याल है कि मतलब बंदा जो कभी परफेक्ट नहीं होता उसके लिए सीखना, मज़ीद बेहतर बनना और मज़ीद जो है ट्रेनिंग लेना? मेरे टीचर उस्ताद गुलाम अली ख़ान साहब, बिल्कुल, तो उन्होंने मुझे बताया कि जो ये काम अगर आप, मैं वही उन्हीं की बात पहले भी दोहराई, अभी दोबारा दोहरा रहा हूँ कि ये कभी भी कंप्लीट हो नहीं सकता। आप सीखते रहते हैं, आप पॉलिश होते रहते हैं, हत्ता कि मरते दम तक आप पॉलिश ही होते रहते हैं इस काम में। ये कभी कंप्लीट कोई सीख नहीं पाया। बिल्कुल, जैसे कि कहते हैं कि जितना आपको तराशा जाएगा उतने ही आप गौहर नायाब बनेंगे, उतने ही आप में जो है खूबसूरती आएगी, आप में चमक आएगी। सो तहा ये तो थी म्यूज़िक के हवाले से बात। बाकी एजुकेशन के हवाले से भी आप हमारे नाजरीन को बता दें कि एजुकेशन में आप कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें जो आप पढ़ रहे हैं, स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं, या जो भी यूनिवर्सिटी वगैरह है उसके हवाले से आप बता दें हमारे देखने वालों को। शाज़िब भाई, मैंने रिसेंटली अभी अपनी सिविल इंजीनियरिंग कंप्लीट की है डिग्री, और उसके अलावा जो है मैं अभी फ़िलहाल जो है बीए कर रहा हूँ। बीए के बाद इरादा है एमए। तो सब्जेक्ट्स मेरे इंग्लिश लिटरेचर है,
तो इसी में मैं जो है अपने आप को आगे बढ़ा रहा हूँ। सवालों का जो सिलसिला है वो जारी और सारी है, तो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा सवाल भी मैं पूछ रहा हूँ, साथ साथ मैं कोशिश करूँगा कि म्यूज़िक से भी आपको महसूस किया जाए। ताहा जब आप कोई गाना गा रहे होते हैं या फिर कोई भी ऐसा गाना होता है जो कि आपको क्लिक कर जाता है कि इसका जो है मैं कवर सॉन्ग करूँगा या फिर इसको मैं हल्का फुल्का गुनगुनाऊँगा, तो क्या चीज़ होती है जो कि आपको अट्रैक्ट करती है? उसकी लिरिक्स, उसका म्यूज़िक या फिर उसकी वोकल? क्योंकि ओरिजिनल जो ट्रैक जिस भी बंदे ने गाया होता है अक्सर औकात आपको कहीं ना कहीं वो भी अट्रैक्ट कर रहा होता है जी। तो आपके नज़र में आपको क्या चीज़ अट्रैक्ट करती है? शाज़िब भाई, ऐसा है कि तकरीबन हर चीज़ मायने रखती है। मतलब उसका म्यूज़िक भी मायने रखता है, आवाज़ भी मायने रखती है, फिर जो सिंगर के सुर होते हैं वो भी मायने रखते हैं। म्यूज़िक बहुत स्पेशल है उसमें जो मायने रखता है, क्योंकि वो ही माहौल को क्रिएट करता है। क्योंकि अगर एक सिंगर सिर्फ जो है सिंगिंग ही करे, मतलब सिर्फ वो माइक पे अपना एक गाना रिकॉर्ड करे और वो गाए, तो आवाम को, लोगों को इतना जो है वो महसूस नहीं करेगा। लेकिन अगर उसके साथ म्यूज़िक होता है और वो म्यूज़िक उसी के रिलेटेड होता है, उसके अलावा शायरी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहुत मैटर करती है शायरी, कि वो जो लफ्ज़ हों, अगर सैड सॉन्ग है तो उसका म्यूज़िक प्लस उसकी टोन प्लस उसकी मेलोडी उसे जो है सैड ही लगना चाहिए, कि अगले को महसूस हो जाए बंदे को कि ये फील आए कि ये सैड है। और अगर कोई अगर खुशी का गाना है उससे आप सैड फील में ले जाए तो वो तो जो है ख़राब ही करता है। बिल्कुल, जैसे कि कहते हैं ना कि म्यूज़िक जो है आपके साथ बहुत ज़्यादा आप की रूह के साथ बहुत ज़्यादा जो है कनेक्शन होता है, किसका बहुत गहरा कनेक्शन होता है। अक्सर औक़ात देखा गया जब आप सैड होते हैं, आप कोई फास्ट ट्रैक, कोई ऐसे एनर्जेटिक ट्रैक्स, कोई ट्रांस म्यूज़िक सुन लेते हैं तो आप एनर्जाइज हो जाते हैं, आप में एनर्जी आ जाती है। ठीक उसी तरह जब आपका मूड अच्छा होता है आप कोई सैड सॉन्ग सुन लेते हैं। मेरे साथ तो अक्सर औक़ात इस तरह होता है कि कोई सैड सॉन्ग सुन लिया और मूड अच्छा है तो मैं बहुत ज़्यादा सैड हो जाता हूँ। तो बिल्कुल पोइट्री भी मैटर करती है, लेकिन बस ये असर है, क्योंकि म्यूज़िक में एक असर होता है। ये ऐसी चीज़ है कि ये किसी भी शख्स को हिप्नोटाइज कर देती है। म्यूज़िक ऐसा है, मतलब अगर कोई खुशी के मूड में सुन रहे और अच्छा खुशी का गाना सुन रहे तो वो उसी ट्रांस में रहता है। कोई गम में है तो वो गमगीन गाने सुन लेता है, पुराने सिंगर्स के या नए सिंगर के, तो वो उस ट्रांस में चला जाता है, या पहले से होता है वो उसी को बरकरार रखता है। तो ये होता है, ये सारा जो सिनेरियो है ये सिर्फ इसका है कि आपका जो है फील है, म्यूज़िक एक फील है, बस ये है। कहते हैं कि एक ज़माने में, कहते क्या है वैसे, अगर मैं अपने ऊपर ये बात लाऊं, अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करूं, तो एक ज़माने में जो सॉन्ग्स वगैरह हैं हम सिर्फ सुनने के हद तक रहते थे, बस गाना सुन लिया, एंजॉय कर लिया, ठीक है। लेकिन आजकल की वीडियो जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। तो इस हद तक आप इस बारे में क्या कहेंगे, किस हद तक जो है वीडियो और गाने का आपस में कनेक्शन हो? क्योंकि अक्सर औक़ात देखा गया कि बाज़ दफ़ा जो गाना जितनी खूबसूरती से गाया गया होता है उतनी खूबसूरती से वीडियो नहीं बनाई गई होती। तो इस बारे में आपके क्या ख्याल आते हैं? शाज़िब भाई, ऐसा है कि पुराने लोग जो थे, जो पुराना काम करते थे म्यूज़िक का, वो बड़े सादे और अपने काम के साथ सच्चे लोग थे। वो अपना काम बड़ी ईमानदारी के साथ करते थे और वो म्यूज़िक के साथ, मतलब अगर कोई म्यूज़िक से रिलेटेड है तो वो अपने म्यूज़िक के साथ बिल्कुल सिंसियरली वो जो है काम करता था। कोई वीडियो के साथ, या क्योंकि ज़्यादातर हमने तो यहाँ पाकिस्तान में ज़्यादातर फिल्म्स ही देखी, इंडियंस, बॉलीवुड, उसके अलावा अपना पाकिस्तानी फिल्म्स, तो उसमें जो सॉन्ग्स हैं वो सारे, तो वीडियो और ऑडियो उसे मैच होना तो बहुत ज़रूरी है, आपस में कनेक्शन जी, उसका कोई ना कोई कनेक्शन होना चाहिए। अब जैसे मैडम नूरजहाँ के गाने थे, उनकी वीडियोस पे जो एक्ट्रेस होती थी वो काम जो परफॉर्म करती थी वो बिल्कुल एक मैच करता था, एक उसका जो है एक माहौल बन जाता था, देखने में भी और सुनने में भी अच्छा लग रहा होता था। तो यही है बस। ये नूरजहाँ साहिबा के गानों की जहाँ तक बात है, उनके जितने भी गाने जो उनकी लाइव परफॉर्मेंसेज हैं या फिर वो जिस वीडियो में वो खुद परफॉर्म कर रही हैं, तो वो मैं ज़्यादा इंजॉय करता हूँ बजाय इसके कि अगर मूवी में वो गाना जो चल रहा है तो मैं बोलता हूँ इन्होंने जो गाने के साथ जो इंसाफ नहीं किया। ये यही मैटर करता है कि अब मैडम नूरजहाँ जो थी वो बड़ी सीखी हुई आर्टिस्ट थी,
तो जब वो लाइव परफॉर्म करती थी तो वो लाइव कभी कभार ओरिजिनल से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर देती थी, और वैसे तो वो ओरिजिनल के बराबर तो हर ही गाना परफॉर्म करती थी। तो यही बात होती है, एक आर्टिस्ट थी वो। जी जनाब, तो जैसे कि मलका तरन्नुम नूरजहां साहिबा की बात हो रही है और लता मंगेशकर साहिबा की बात हो रही है, दोनों ही बहुत ही मंजे हुए कलाकार, बहुत ही खूबसूरत आर्टिस्ट हैं। जब भी आप इनके गाने सुनते हैं, इनके गाने सुनने के साथ साथ इनकी वीडियोस देखते हैं, जो लाइव वीडियोस होती हैं अमूमन, क्योंकि बहुत सी दफ़ा फिल्म में जब वो गाना जो है पिक्चराइज होता है तो उसके साथ वो इंसाफ नहीं किया गया होता जो कि सिंगर ने जो अपना 100% जो दिया होता है उस गाने के लिए। तो इसी तरह जब माहौल बन ही गया है तो क्यों ना ताहा अय्यूबी साहब की तरफ एक दफ़ा फिर बढ़ते हैं और ताहा अय्यूबी साहब को एक दफ़ा फिर तकलीफ देते हैं, एक दफ़ा फिर ज़हमत देते हैं और देखते हैं कि ताहा अय्यूबी साहब हमें क्या सुनाते हैं। अरे नहीं, तकलीफ की कोई बात नहीं है शाजिब भाई, मोहब्बत है आपकी। बहुत बहुत मेहरबानी ताहा अय्यूबी साहब, आपने एक दफ़ा फिर जो माहौल को एक बहुत ही खूबसूरत माहौल बना दिया और शो को चार चांद लगा दिए। और आर्टिस्ट की खूबसूरती यही है कि वो जो है माहौल को एक दफ़ा फिर से अपनी मेहनत से बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना देते हैं। सो जनाब, सवालों का भी सिलसिला जारी और सारी है और बहुत से ऐसे सवाल हैं जो कि इस वक्त मेरे जहन में मौजूद हैं और बहुत से ऐसे सवाल हैं जो कि मैंने सोचा हुआ है कि ताहा अय्यूबी से आज के प्रोग्राम में ज़रूर पूछने। तो नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि ताहा, आपने म्यूज़िक और ये सिंगिंग कितनी उम्र से सीखा? शाजिब भाई, मैंने जैसा कि बताया पहले भी कि बचपन से मुझे शौक़ तो था, लेकिन मैं प्रॉपर जो मैंने म्यूज़िक अपना जो मैंने सोच लिया कि मैंने बस ये मेरा पैशन है और मैंने इसे एक लेवल तक लेकर जाना है, तो ये मुझे 8 साल पहले, तकरीबन 8 साल हो गए, 8 साल पहले मैं अपने टीचर के पास गया, उस्ताद गुलाम अली ख़ान साहब के पास, और फिर मैंने ऐसा समझे कि उनकी शागिर्दी की, तो बस उसी में मैं हूँ अभी भी और ये मरते दम तक रहूँगा मैं शागिर्दी में। बिल्कुल। जहाँ तक सिंगिंग की बात है, गिटार बजाने की बात है, तो गिटार मैं सोच रहा हूँ कि लाइव शो में ही ताहा अय्यूबी साहब से रिक्वेस्ट कर दूं कि सर आपने मुझे भी गिटार सिखाना है। ज़रूर ज़रूर क्योंकि मैंने भी एक वक्त था, मुझे भी बहुत ज़्यादा शौक था गिटार का, और मैंने अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कोविड के दिनों में, जिन दिनों कोविड बहुत ज़्यादा पीक पे था, तो उन दिनों में मैंने जो गिटार परचेज़ भी किया। फिर सीखने का जब अमल तकरीबन करीब पहुंच चुका था उस अमल के, लेकिन कुछ ऐसी वजूहात की वजह से मैं जो है गिटार नहीं सीख सका। तो मैं जब अभी आप गिटार बजा रहे थे, सिंगिंग मुझे कहीं और ले जा रही थी और गिटार मुझे कहीं और ले जा रहा था। तो मैंने सोचा कि जो मेरे घर में गिटार जो कि बज़ाहिर एक दीवार की जीनत बना हुआ है, तो उसको भी इस्तेमाल में लाया जाए। ज़रूर उसे तो लाया जाए, आपकी शागिर्दगी में अगर मैं ऐसा ना हो आपकी गिटार को जंग लग जाए। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। बिल्कुल नाज़रीन, शायरी की भी बात होगी और शायरी की जहाँ बात होती है तो वहाँ ज़रूर आपको कोई ना कोई शेर भी अपने शो में शामिल करना पड़ता है। तो ताहा अय्यूबी साहब से मैंने वैसे तो शेर व शायरी के हवाले से बात की थी कि जब म्यूज़िक सुन रहे होते हैं तो उसमें कौन सा चीज़ है जो कि आपको अट्रैक्ट करती है। तो सर, आपका जो कोई फेवरेट शेर हो, कोई शायरी अगर आपको लगाव हो,
तो आप जो याद भी हो आपको वो सुना दें। शाजिब भाई मेरे बहुत ही फेवरेट शायर हैं गालिब, मिर्ज़ा गालिब साहब, लेकिन जो उनके शेर आते रहते हैं तो मेरे दिल को छू जाते हैं। जैसे उनकी एक गज़ल है, आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक, ये पूरा इसका क्या बात है। ये आगे पीछे हो गया मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन मज़ा आ गया। कोई बात नहीं जनाब। और ये उसके अलावा जो खुदी के एक शायर हैं गुलाम जान बलोच साहब, यहीं पे क्वेटा में होते हैं, वो एक नज़म कहते हैं दोस्तों के बारे में। वो नज़म तो मैं नहीं सुनाऊंगा, लेकिन उनका एक शेर है जो वो अक्सर कहते हैं खुदी के हवाले से, जो मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि मेरी लाइफ में कुछ ऐसे फेजेस आए हैं जो वो मुझे पसंद है। तो वो शेर कुछ यूँ है कि वो तो कुछ हो गई तुमसे मोहब्बत वरना, वो तो कुछ हो गई तुमसे मोहब्बत वरना, हम तो वो खुद सर हैं कि अपनी भी तमन्ना ना करें। क्या बात है जनाब, बहुत आला, बहुत उम्दा। और जनाब जहाँ शेर व शायरी की बात हो रही है और शेर व शायरी हम शो कैसा बना रहे हैं, तो एक शेर इस वक्त मेरे जहन में भी आ रहा है जिसको सोच रहा हूँ कि शो के जो है शो में शामिल कर दिया जाए। तो जनाब कहते हैं कि जो आला ज़र्फ़ होते हैं हमेशा झुक के मिलते हैं, जो आला ज़र्फ़ होते हैं हमेशा झुक के मिलते हैं, सुराई सर निगूं होकर बरा करती है पैमाना। वाजी वाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। यकीनन बहुत से लोगों को समझ भी आ गई होगी कि आजिज़ी जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी ज़िंदगी में आगे बढ़ने में। और अगर आर्टिस्ट की बात करें, आर्टिस्ट जितना ज़्यादा आजिज़ होगा उतना ज़्यादा उसको जो सीखने को मिलेगा, बेशक, और फेम भी उतना ज़्यादा मिलेगा और लोग उसकी कदर भी उतनी ज़्यादा करेंगे, क्योंकि आजिज़ी एक नेमत है जो वो भी किसी किसी को आता हो। बिल्कुल, बेशक बेशक। और बहुत सी दफ़ा हमने ये भी देखा है कि जैसे आर्टिस्ट की बात करें, सिंगिंग है, एक्टिंग है, जो भी फील्ड है जिसमें हम मीडिया फील्ड्स की बात करें, तो जब हम किसी से सीख रहे होते हैं तो हम बहुत कम, मैंने तो इस तरह देखा है कि हम कहीं क्रेडिट दे रहे होते हैं। जैसे आपने अभी अपने उस्तादों के नाम बताए कि आपने गिटार उनसे सीखा, आपने जो है सिंगिंग उनसे सीखी, तो बहुत सी दफ़ा देखा गया है कि हम क्रेडिट नहीं देते, हम बोलते हैं बस मैं जो एक तुरम खान हूँ, मैंने अपने मुँह सर पे सब कुछ सीखा है। तो क्रेडिट देना भी बहुत ज़रूरी है। क्रेडिट देना इसलिए ज़रूरी है शाजिब भाई, किसी इंसान ने आपको हुनर दिया, किसी इंसान ने आपको सिखाया, बिल्कुल, वो अब मुझे कोई साइंस सिखा देता है तो वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान है कि किसी ने तुम्हें एक लफ्ज़ भी सिखाया तो वो तुम्हारा उस्ताद है। तो उस्ताद एक रूहानी बाप होता है, तो उसकी वो वैल्यू है, और वो वैल्यू मैं चाहता हूँ कि अब ये एक हमें प्लेटफॉर्म मिले तो हम इसी बात को प्रमोट करें कि आप जो आपको सिखाए, जिनके दम पर, जिनकी वजह से आप एक मकाम पर पहुँचे हैं, तो आप उनका नाम ज़रूर लें, आप दुनिया को पता चले। और बस यही कह सकते हैं, क्योंकि हो सकता है जिस बंदे ने आपको जो है ये हुनर सिखाया हो उसने अपना 30% या 40% दिया हो, और जब आप उसको क्रेडिट देंगे, उसको जो है अप्रिशिएट करेंगे और लोगों में बैठ के महफिल में उसका नाम लेंगे कि भाई फलाना हुनर मैंने फलाने उस्ताद से या फलाने बंदे से सीखा है। ज़रूरी नहीं कि कोई उस्ताद ही हो आपको जो सिखा रहा हो, आम रूटीन में भी आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें सीखने को मिल रही होती हैं। तो हो सकता है उसने 30% सिखाया हो, आप क्रेडिट ना दे रहे हो, तो वो जो आपको अपने 100% देने से जो आप वो चांस आप दबा दें। शाजिब भाई, इंसान की ज़िंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है टाइम। बिल्कुल, इस वक्त मेरी नज़र में मुझे ऐसा लगता है कि टाइम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, और टाइम ही ऐसी चीज़ है जो आप किसी चीज़ को देते हैं तो वो आपको रिवॉर्ड मिलता है। हम 16 ईयर एजुकेशन करते हैं, वो हमने 16 ईयर एजुकेशन को टाइम दिया होता है तो हमें जॉब मिलती है। बिल्कुल। तो अब वो शख्स जो मुझे कुछ सिखा रहा है तो मुझे अपना टाइम दे रहे हैं, एक सबसे कीमती चीज़ दे रहे हैं, तो उसका क्रेडिट देना, उसके अलावा उसको, तो मैं प्रमोट हो रहा हूँ, मैं उनकी वजह से हो रहा हूँ जिन्होंने मुझे सिखाया, तो मैं उन्हें क्यों नहीं आगे लेकर जाऊँ। कहीं ना कहीं कोई ना कोई सेक्रीफाइस आपको ज़रूर करना पड़ता है। बेशक बेशक, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जी जनाब, तो सिंगिंग की बात हो रही है, तो एक और सवाल जो इस वक्त मेरे जहन में मौजूद है वो ये है कि ताहा से मैंने ये भी पूछना है कि क्लासिकल सॉन्ग्स की तरफ आपका ज़्यादा रुझान है या फिर पॉप की तरफ आप ज़्यादा टिल्टेड हैं? शाजिब भाई, मैं वर्सटाइल सिंगर हूँ, तो मैं क्लासिकल भी कोशिश कर लेता हूँ और मैं पॉप की भी कोशिश कर लेता हूँ। मैं सारे जॉनरेज जो हैं उन सबको जो है मैं कॉपी करता हूँ और कोशिश करता रहता। मतलब एक्सपीरियंसेस वगैरह आप जो है तजुर्बात वगैरह करते रहते हैं कि ये चीज़ क्या है, इसको भी ट्राई करना है, एक्सप्लोर करता रहता हूँ मैं। होना भी इसी तरह चाहिए कि बंदे को हर फन मौला होना चाहिए, कि क्लासिकल भी आता हो, पॉप भी आता हो, रॉक भी आता हो, क्योंकि हर बंदा डिपेंड करता है मूड पर कि कभी आप क्लासिकल सुनना चाह रहे हैं और
क्लासिकल की वैसे एक अपनी एक बात है, एक अपनी बात है, एक अपनी एक खूबसूरती क्योंकि है। वो एक खालिस म्यूज़िक है, वो एक खालिस रागधारी में बना हुआ होता है, वो एक सच्चा काम होता है। बिल्कुल। तो वो आपने देखा होगा कि एक हारमोनियम होता है, साथ तबला होता है, लेकिन वो दिल को छूता रहता है और घंटों गुजर जाते हैं। बिल्कुल। तो वो एक सच्चा काम, एक सरूर सा आपको आ रहा होता है, आपको नहीं पता होता कि आप कहाँ पर मौजूद हैं और क्या हिसाब किताब हो रहा है। ताहा जो नेक्स्ट सॉन्ग है वो अगर आप कहते हैं तो मैं रिक्वेस्ट कर देता हूँ, नहीं तो आप अपने से कोई अच्छा सा सुना दें, जो कि वैसे तो आपका एक से एक ट्रैक निराला है, जितने भी आपके जो आपने कवर सॉन्ग्स हैं। मुझे आपने बहुत टफ कंपटीशन में डाल दिया था कि कौन सा ट्रैक जो है मैं सिलेक्ट करूँ शो के लिए। तो जो भी इस वक्त आपके जहन में आ रहा हो, जो ट्रैक आप चाह रहे हो मौके के मुनासिबत से हो, तो हमारे देखने वालों को सुना दें। जो आपको पसंद है एक दफ़ा आप मुझे वो पहले बता दें, फिर मैं अपनी भी पसंद देखता हूँ, क्या पता हमारा दिल और दिमाग मिल जाए। बिल्कुल। इस वक्त मेरे जहन में कौन सा ट्रैक आ रहा है? मेरे जहन में आ रहा है आतिफ असलम का, हमने सुना दिया नहीं सुना दिया? आतिफ असलम का ही कर लेते। न जाने कब से उम्मीदें कुछ बाकी है, मुझे फिर भी तेरी याद क्यों आती है, न जाने कब से दूर इतना भी तुम मुझसे दर्द बाकी रहा है सीने में, ऐसे जिंदा हूँ मैं जिंदगी दर्द बाकी रहा है सीने में, हे सभी बातें सभी रातें मिटा दो इन्हें, भुला दो इन्हें। क्या बात है जनाब, बहुत ही खूबसूरत ट्रैक। और आतिफ असलम की जहाँ तक बात करें बहुत ज़्यादा खूबसूरत ट्रैक है, और जहाँ तक ताहा साहब की बात करें तो बहुत ही अच्छे। ताहा साहब की आवाज़ की बात करें, आवाज़ में एक फील सा जो है ना, वो बहुत ज़्यादा इनकी आवाज़, शुक्रिया, बहुत ज़्यादा ताल और सुर सब एक परफेक्ट जो कम्बिनेशन है। शुक्रिया, यानी माहौल मोहब्बत है आपकी और आपके कान अच्छा सुनते हैं। बिल्कुल। मेरा कोई कमाल नहीं है, और जो दिया हुआ है और जो ये सब अल्लाह का दिया हुआ है, ये सब अल्लाह का करम है, अल्हम्दुलिल्लाह। वो कहते हैं ना आवाज़ में एक जादू सा होता है, तो ताहा साहब की आवाज़ में वो जादू मुझे बिल्कुल सुनने को मिलता है, और मैं बोलूँ कि देखने को भी मिलता है, क्योंकि आजकल अगर बात करें तो आर्टिस्ट की जो है लुक भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो ताहा साहब की जहाँ तक बात करें तो ये बने बनाए आर्टिस्ट हैं, ये एक्टर भी लगते हैं और सिंगर तो हैं ही। शुक्रिया शुक्रिया, ये आपकी मोहब्बत है। सो जनाब, दीजिए शाज़ेब खलील को इजाज़त। बर वक्त के स्टूडियो, बर वक्त के मेहमान प्रोग्राम के साथ इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट प्रोग्राम में किसी नए मेहमान के साथ। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।